नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। एक कहानी ऐसी भी कि आज एपिसोड में हम जिस शख्स की बात करेंगे उस शख्स का 40 साल पुराना इतिहास इतना वैभवशाली रहा है कि न जाने कितने किस्से कहानियां उसके बारे में मशहूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके बारे में इतनी बातें हैं कि लोगों को अलग अलग तरीकों से पता चलते चलते जब भी कुछ पता चलता है तो लगता है जैसे किसी नए शख्स की बात हो रही हो। क्या आपने कभी सुना है कि किसी के घर में शादी हो और इतनी भव्य शादी हो कि शहर में कोई होटल ही खाली न बचे, यहां तक कि मेहमानों को ले जाने के लिए टैक्सियों के लिए भी मारामारी हो जाए? क्या आपने कभी सुना है कि किसी शख्स को जेल में जाने के बाद इतने पैसे जमा करने पड़ जाएं कि उसको जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जमा करने पड़े? क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स इसलिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया क्योंकि उसकी कंपनी में इतने लोग काम करते हैं जितने पूरे भारत में किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं करते? जी हाँ, ये सच है। और आज हम बात जिनकी कर रहे हैं उनका नाम है सुब्रत रॉय सहारा, जिनको प्यार से लोग सहारा श्री भी कहते हैं। सुब्रत रॉय सहारा के सहारा श्री बनने की कहानी बेहद लंबी है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 10 जून 1948 से। बिहार के एक छोटे से कस्बे, जो उस वक्त कस्बा था, उसका नाम था अररिया। बाद में इसको जिला बना दिया गया, लेकिन वहां पर सुब्रत रॉय का जन्म हुआ। लेकिन सुब्रत रॉय बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहे, या यूं कहें कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज्यादा रहे। उन्होंने अपने 30 साल के बाद जब करियर की शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिसमें वो अपने लमरेटा स्कूटर पर नमकीन बेचने निकलते थे और नाम था जया प्रोडक्ट्स। लेकिन ये बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं चला। उसके बाद सुब्रत रॉय ने एक कंपनी में काम किया जिसका नाम था सहारा इंडिया, और इसी कंपनी को कुछ सालों के बाद उन्होंने खुद टेक ओवर कर लिया और इसके साथ शुरू हुई सफलता की एक ऐसी कहानी जिसने सुब्रत रॉय को सहारा श्री बना दिया। 1977 में अपने कुछ करीबी मित्रों, जिनका नाम ओपी श्रीवास्तव और डीके श्रीवास्तव था, इनके अलावा कुछ और लोग थे जिनके साथ मिल करके एक चिट फंड कंपनी सुब्रत रॉय ने शुरू की और उसका नाम रखा सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। धीरे धीरे जैसे जैसे इस कंपनी का आकार बढ़ता गया, उस कंपनी का नाम सहारा इंडिया परिवार हो गया। लेकिन जब कंपनी शुरू की गई तो बताते ये हैं कि महज 2,000 रुपए की पूंजी थी और काम करने वाले सिर्फ 3 लोग। और इन 3 लोगों के सहारे सुब्रत रॉय ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि आज की तारीख में तमाम मुश्किलों के बावजूद सुब्रत रॉय सहारा का बनाया हुआ सहारा इंडिया परिवार करीब 2.5 लाख करोड़ की संपत्तियों वाली ऐसी कंपनी है जिसमें 9 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी के लिए जुड़े हुए हैं। यही नहीं, सहारा इंडिया परिवार में इतने एम्प्लॉयज होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया कि भारत में रेलवे के बाद एक अकेली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें इतने लोग काम करते हैं। और ये रिकॉर्ड आज भी सुब्रत रॉय सहारा यानी सहारा इंडिया परिवार के पास ही है। 1978 में जब इस बिजनेस की शुरुआत की गई तो बड़ा यूनिक आइडिया था कि आप छोटे छोटे उपभोक्ताओं से कुछ कुछ पैसे जमा कीजिए और उसके बाद उनको एक मुश्त रकम की भुगतान किया जाता था। और ये था चिटफंड कंपनी का वो रूप जिसने देखते देखते पूरे भारत भर में प्रसिद्धि हासिल कर ली। खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, दुकान वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे लोग जो ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते थे, 10, 20, 5 रुपए तक रोज जमा करके इस कंपनी में जमा करते थे। और धीरे धीरे जब उनके पैसे इकट्ठा हो जाते थे तो एक मुश्त उनको जो रकम का भुगतान होता था तो वो उनके बड़े काम आता था। और ये फॉर्मूला सुब्रत रॉय का बेहद कारगर साबित हुआ और धीरे धीरे छोटे छोटे जिलों से करोड़ों रुपए इकट्ठा होने लगे। और इस तरह से सुब्रत रॉय सहारा की बनाई हुई कंपनी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही थी। तरक्की का आलम यह था कि सहारा इंडिया कंपनी जिस भी शहर में होती थी, सबको यही चाहते थे कि या तो उससे किसी तरह से जुड़ जाए या यहाँ पर नौकरी पा जाए। और धीरे धीरे इसकी साख इतनी बढ़ने लगी कि सुब्रत रॉय ने तमाम कंपनियां और लॉन्च की, जिसमें सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड, सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यहाँ तक बैंक, यहाँ तक कि IPO लाने की भी योजना बनाई। और 2009 में सुब्रत रॉय सहारा ने सोचा कि वो IPO ला करके लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराएंगे और इस कंपनी का रूप और बड़ा करेंगे। यहाँ तक कि सहारा ने एक बैंक भी खोल लिया जिसको बाकायदा मान्यता मिली और उसका संचालन भी शुरू हुआ। लेकिन 2009 आते आते बहुत सी ऐसी मुश्किलें शुरू हो रही थी जिसकी वजह से सुब्रत रॉय सहारा लगातार घिरते जा रहे थे। सुब्रत रॉय सहारा की प्रसिद्धि की दास्तान ऐसे समझिए कि जब उनके बेटों की शादी हुई तो सहारा शहर, जो कि लखनऊ में 360 एकड़ में बनी हुई जगह है, वहां पर सेलिब्रिटीज और बड़े लोगों और नेताओं का ऐसा जमावड़ा लगा कि पूरे शहर में होटल मिलने मुश्किल हो गए। सहारा श्री ने
तमाम जगहों पर रुकने का लोगों का इंतजाम किया, लेकिन लखनऊ में जितने भी होटल थे उनमें किसी में जगह नहीं बची थी। यहाँ तक कि मेहमानों को ले जाने के लिए जो टैक्सी वेंडर्स थे उन्होंने टैक्सी देने से मना कर दिया। आसपास के शहरों से टैक्सियां बुलाई गईं, एम्प्लॉयज़ की टैक्सीज भी जमा करा ली गईं जिससे कि मेहमानों को लाया ले जा सके। फिर भी मुश्किल कम नहीं हुई और कई मेहमानों को बसों में और दूसरे साधनों से सहारा शहर पहुंचाया गया ताकि इस भव्य शादी का नज़ारा ले सकें। शुरुआत में इस शादी का बजट था 100 करोड़, लेकिन धीरे धीरे इसमें वैभव और तमाम चीज़ें ऐसी जोड़ती चली गईं। लग्जरी का ऐसा इंतजाम किया गया कि इसका बजट पहुंच गया 500 करोड़ रुपए। विदेशों से शोज करने वाले लोग बुलाए गए और दुनिया की कोई भी ऐसी डिश नहीं थी, बताते हैं, जो कि उस शादी में लोगों को परोसी नहीं गई। अलग अलग पंडाल बनाए गए, देश विदेश से मेहमान आए और इंडिया का हर प्रसिद्ध उद्योगपति उस शादी में शामिल हुआ। यहाँ तक कि महानायक अमिताभ बच्चन ने और अमर सिंह ने आगे बढ़कर लोगों की अगवानी की और कई लोगों को खाना भी परोसा। ये प्रसिद्धि का आलम था सुब्रत रॉय सहारा का। लेकिन अभी अच्छा वक्त चल रहा था और इस अच्छे वक्त में सब कुछ सही हो रहा था। इसी के साथ सुब्रत रॉय धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होते जा रहे थे, अलग अलग कंपनियां खोल रहे थे, अलग अलग तरीके की बिजनेस की ओर रुख कर रहे थे। उन्होंने फिल्में भी बनाई, उन्होंने क्रिकेट के मैदान में भी एक टीम खरीदी जो कि पुणे वॉरियर्स के नाम से जानी गई और उसने आईपीएल में भाग भी लिया। लेकिन 2011-12 आते आते धीरे धीरे सुब्रत रॉय के ऊपर मुश्किलों का पहाड़ ऐसे टूटने वाला था कि किसी को अंदाजा नहीं था। आपको बता दें कि साल 2001 से लेकर के 2013 तक सुब्रत रॉय सहारा की कंपनी सहारा इंडिया परिवार ने इंडियन क्रिकेट टीम को पूरी तरह से प्रायोजित किया और उस वक्त प्रायोजन के लिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपए खर्चा करने होते थे। लेकिन सुब्रत रॉय सहारा ने सहारा कंपनी की तरफ से न सिर्फ टीम इंडिया को प्रमोट किया, प्रायोजित किया, बल्कि क्रिकेट के अलावा हॉकी की टीम को भी प्रायोजन के तौर पर अपना सहारा दिया। जबकि उस वक्त क्रिकेट के अलावा किसी और खेल के लिए लोग अपना हाथ नहीं बढ़ाते थे। ऐसे समय में राष्ट्रीयता की बात करते हुए सुब्रत रॉय सहारा ने हॉकी की टीम को भी पूरी तरह से स्पॉन्सर किया। सहारा इंडिया परिवार ने एयरलाइन, जिसको सहारा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, इसके अलावा टीवी, जिसको सहारा टीवी के नाम जाना जाता था, और सहारा इंडिया का खुद का एक अखबार भी निकलता था। लेकिन 2010 के बाद धीरे धीरे कई मुश्किलें ऐसी आती गईं जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते सहारा इंडिया परिवार ने सबसे पहले अपना अखबार बंद किया, एयरलाइन बंद की और उसके बाद टीवी पर भी मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। लेकिन असली मुश्किल अभी आनी बाकी थी। इन मुश्किलों के साथ साथ भी सहारा का वक्त अच्छा चल रहा था। देश विदेश में तमाम प्रॉपर्टीज सहारा खरीद रहा था और इसी के साथ इसने देश में भी एक बड़ी टाउनशिप योजना लाने की सोची, जिसमें हर शहर में थोड़े सस्ते, मार्केट से सस्ते घरों को बनाने का निर्णय लिया गया। जमीन का एक्विजिशन चल रहा था और हर जगह सहारा सिटी रूप ले रही थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि सहारा में आंतरिक रूप से कुछ विवाद चल रहा था और उसके चलते जमीनों को खरीद फरोख्त में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसकी वजह से परिवार में थोड़ी सी डिफरेंसेस पैदा हो गए। बावजूद इसके सुब्रत रॉय सहारा ने इसको बहुत कायदे से हैंडल करते हुए प्रोजेक्ट को जारी रखा। लेकिन 2013 में एक लेटर ने सुब्रत रॉय की किस्मत ऐसी बदली कि जिसके बाद सब कुछ उल्टा हो गया। जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था होती है, उसका नाम है सेबी। और इस सेबी संस्था के पास 2013 में एक चिट्ठी पहुंचती है रोशन लाल के नाम से और इस रोशन लाल के मुताबिक सहारा इंडिया 2 कंपनियों के जरिए लोगों से पैसे इकट्ठा कर रही थी जो कि अनैतिक, अवैध था। और इसी की शिकायत करते हुए उसने सहारा ग्रुप की ऐसी कच्चा चिट्ठा खोला जिसकी जांच अगस्त 2013 में शुरू हो गई। और वो जांच ये थी कि इन 2 कंपनियों के जरिए 3 करोड़ इन्वेस्टर्स से करीब 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं, जिसका सहारा अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा है और वो पूरा जमा हुआ राशि गलत तरीके से इकट्ठा की गई है। इस शिकायत के बाद जब सेबी ने गहराई से जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि कंपनी के कई नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। लिहाजा सेबी ने नोटिस जारी करते हुए सहारा इंडिया परिवार से कहा कि वो सारा पैसा इन्वेस्टर्स को लौटाएं और इस बात के सबूत दें कि जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं वो लोग लेजिटिमेट लोग हैं, लीगल लोग हैं और उनकी एंटिटी एग्जिस्ट करती है। इस नोटिस के मिलने के बाद सुब्रत रॉय ने इस पर कोई भी बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया और सेबी के नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। लिहाजा सेबी लगातार उनको नोटिस भेजती जा रही थी और इस बात की डिमांड कर रही थी कि क्यों नहीं सुब्रत रॉय सहारा यानी सहारा इंडिया परिवार उनकी बातों को जवाब दे रहा है और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार लोगों से पैसे ले करके या उनका ब्यौरा क्यों सेबी को नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर के सेबी कोर्ट चली गई।
अब बारिश सहारा श्री की थी, यानी सुब्रत रॉय सहारा, यानी कि सहारा इंडिया परिवार की थी। कायदे से कहा यह जाता है कि सहारा इंडिया परिवार के अंदर ही इस बात पर मतभेद था कि सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। बावजूद इसके सुब्रत रॉय सहारा न सिर्फ कोर्ट गए और यहीं से उनके बुरे दिन की शुरुआत हुई। कोर्ट ने सहारा परिवार की नहीं सुनी, बल्कि कहा कि सेबी को सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। और इसके बाद सुब्रत रॉय ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो कि न सिर्फ ऐतिहासिक था, बल्कि आज भी सेबी के अधिकारी जानते हैं कि ऐसा कदम किसी भी बिजनेसमैन ने नहीं उठाया। दरअसल सेबी लगातार कह रहा था कि उन खाताधारों का ब्यौरा दिया जाए जिनके पैसे 3 करोड़ लोग ऐसे जिनके पैसे सहारा श्री ने अपने कंपनी में जमा कराए हैं, और इसका कोई ब्यौरा सुब्रत रॉय नहीं दे रहे थे, क्योंकि हर बार जवाब यही होता था कि 90% लोगों के पैसे वापस किए जा चुके हैं। लेकिन सेबी इसके सबूत मांग रही थी। इसी के चलते सुब्रत रॉय ने अचानक से 127 ट्रक में भरकर मुंबई के सेबी के दफ्तर में वो कागजात भेजे जो तमाम इन्वेस्टर से जुड़े हुए थे। इन ट्रकों के मुंबई में अचानक पहुंचने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, अफरा तफरी मच गई, और सेबी के उस दफ्तर में इन ट्रकों में लदे हुए कागजों को रखने की जगह भी नहीं थी। बाकायदा इसके लिए अलग से जगह ली गई और उसके बाद इन ट्रकों में भरे हुए कागजातों को रखा गया। सेबी एक बार फिर से कोर्ट पहुंचा और उसने शिकायत की कि सुब्रत रॉय इस पूरी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और वो उन चीजों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं जिनको पैसे वापस किए गए। हालांकि सुब्रत रॉय ने कहा कि 127 ट्रक में जो सामान भेजा गया है, जो कागजात भेजे गए हैं, वो सब इन्वेस्टर से रिलेटेड हैं और सेबी चाहे तो उनकी जांच कर ले और जिसको चाहे उनका डिटेल दे दे और उनको पैसे वापस किए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सुब्रत रॉय को पैसे जमा करने पड़ेंगे। ये वो वक्त था जब करीब 5,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया परिवार को कोर्ट के जरिए सेबी के पास जमा कराने पड़े, और इस बात के लिए तय किया गया कि आगे की सारी जानकारी सेबी को दिया जाएगा। हालांकि सुब्रत रॉय तब भी इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और उनका कहना था कि सेबी उनको गवर्न नहीं कर सकती, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत उनकी कंपनी आती है, लिहाजा उसको जवाब देंगे। लेकिन सेबी लगातार कोर्ट के जरिए सहारा इंडिया परिवार पर दबाव बना रही थी और इसके चलते कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया कि अब सारी चीज़ों की जांच और सारे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने का जिम्मा सेबी का है। हालांकि दिए गए दस्तावेजों के मुताबिक अगले 3 सालों तक सेबी किसी को भी पैसा वापस नहीं लौटा पाई, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर ने क्लेम नहीं किया था। बहुत कोशिश के बाद पहले साल में जो पैसा वापस किया गया वो 5,000 करोड़ में से केवल 1.87 करोड़ रुपए वापस कर पाई, क्योंकि जिन इन्वेस्टर्स की बात सुब्रत रॉय सहारा या फिर सेबी कर रही थी वो कहीं धरातल पर दिख ही नहीं रहे थे। सेबी और सहारा इंडिया परिवार की खींचतान लगातार चल रही थी और सेबी लगातार इस बात का नोटिस दे रही थी कि उनके पास बाकी के भी पैसे जमा करा जाएं, जो कि 17,000 करोड़ रुपए के आसपास होते थे और उस पर ब्याज लगाकर उस वक्त 20,000 करोड़ रुपए तय हुए थे। बावजूद इसके सहारा श्री नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से पैसे जमा कराएं। सेबी इसके लिए लगातार कोर्ट जा रही थी और एक दिन आखिरकार कोर्ट ने फैसला दिया कि इस पूरे मामले में सुब्रत रॉय सहारा को गिरफ्तार किया जाए। ये एक ऐसी खबर थी जिससे तमाम बिजनेस के हलकों में चर्चा का विषय बन गई। पॉलिटिशियन से लेकर बड़े राजनीतिक जितने भी लोग थे उन लोग हैरान रह गए कि कैसे सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट हो गया। लखनऊ के जिस घर में वो रहते हैं उस घर का एरिया है 360 एकड़। कहा यह भी जाता है कि उस सहारा शहर को उन्होंने अवैध रूप से बना रखा है, लेकिन जिस वक्त गिरफ्तारी हुई सुब्रत रॉय उसी घर में थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाए। हालांकि बाद में लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने उनको नोटिस थमाया, कोर्ट का सम्मन दिया और उसके बाद कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उस वक्त की सरकार ने सुब्रत रॉय को सपोर्ट करते हुए इस बात की इजाज़त दी कि सुब्रत रॉय अपनी गाड़ी से लखनऊ से दिल्ली का सफ़र करेंगे, और वो गाड़ी थी मर्सिडीज़। उस मर्सिडीज़ से गाड़ी से कोर्ट में पहुंचे और वहां पर उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 14 मार्च 2014 को कोर्ट के कंटेम्प्ट में और निवेशकों का पैसा न वापस करने के आरोप में सुब्रत रॉय सहारा को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में रहने के दौरान भी सुब्रत रॉय लगातार इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि उन्होंने जो पैसा जमा किए हैं वो इन्वेस्टर्स को वापस किए जाए और उन्होंने किसी का पैसा नहीं मारा है। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि आखिरकार क्यों इन्वेस्टर्स सामने नहीं आए और इतना पैसा जमा होने के बाद किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि ये पैसा उनको वापस किया जाए। कहा यह जाता है कि ये तमाम पैसा वो काला धन था जो तमाम बड़े पॉलिटिशियंस, तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ और तमाम रसूख वाले लोगों ने अवैध तरीके से सहारा ग्रुप में
शामिल किया था, जमा किया था, इन्वेस्ट किया था और उसके एवज में उनको मोटी रकम ब्याज के रूप में मिलती थी। लेकिन जब ये सारा मामला भरभरा कर गिर रहा था, सेबी की जांच चल रही थी, इस पर उंगलियां उठ रही थी, तो वो लोग सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर वो सामने आते तो पता चल जाता कि आखिरकार ये किसका काला धन है। और उसको करने का तरीका ये था, जो कि जानकारी में के मुताबिक इन सारे जमा किए हुए पैसों के छोटे छोटे अकाउंट खोले जाते थे। अगर किसी ने 50 करोड़ रुपए जमा किया तो उसके हो सकता है 5000 अकाउंट खोले गए हों और उसके हिसाब से जो रकम आती हो वो किसी भी बेनामी नाम से जमा की जाती हो। और इसीलिए जब संख्या गिनी गई तो करीब 3 करोड़ इन्वेस्टर्स निकले और 17,000 करोड़ रुपए का बड़ा अमाउंट निकला। लेकिन जमा करने वाले लोग सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के नाम फर्जी थे। इधर सुब्रत रॉय जेल में थे और उधर कोर्ट की तरफ से लगातार दबाव था कि वो तमाम लोगों के पैसे लौटाएं। सुब्रत रॉय के वकीलों की तरफ से कहा गया कि उनके पास जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उनके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और उनकी कंपनियों पर काम करने की रोक है। लिहाजा इस अपील के बाद कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिस फैसले के मुताबिक तिहाड़ जेल के भीतर सुब्रत रॉय एक दफ्तर खोल सकते थे और उस दफ्तर के जरिए बैठकर वो देश विदेश में अपनी संपत्तियों का सौदा कर सकते थे, ताकि वो उससे मिलने वाली रकम को सेबी के पास जमा कराएं। और इस कोशिश के लिए एक लेविश दफ्तर वहां पर बनाया गया, जिसका महीने का किराया था 30 लाख रुपए। तिहाड़ जेल के भीतर डिप्टी वार्डन के ऑफिस को कन्वर्ट करके वहां पर सुब्रत रॉय के लिए दफ्तर बनाया गया और यहां से वो अपनी बिजनेस डीलिंग भी करने लगे। लेकिन इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया कि जो ब्याज बढ़ता जा रहा था और सेबी की जिस तरह से मांग थी, उस मांग के हिसाब से वो पैसा जमा करा पाते। लिहाजा एक तरफ जो कोर्ट में जमा पैसा था, सेबी के पास जमा पैसा था, उसकी रकम बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ सुब्रत रॉय सहारा के जो तमाम बिजनेसेस थे उनमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, उनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही थी। आज भी स्थिति ये है कि तमाम एम्प्लॉयज़ को महीनों महीनों सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके लिए वो प्रदर्शन भी कर चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी चुके हैं, बहुत सारे लोग मजबूरी में वहाँ नौकरी कर रहे हैं। बेशक इस सिक्के का दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन एक पहलू यह भी है कि सुब्रत रॉय सहारा जब तक अपने पूरे उरूज यानी अपने पूरे उफान पर रहे, अपनी प्रसिद्धि पर रहे, उनका नाम अच्छे कामों के लिए भी लिया जाता था। देश में अगर राष्ट्रीयता की पहली बार किसी बिजनेसमैन ने बात की तो शायद वो सुब्रत रॉय सहारा थे। भारत माता की पूजा और भारत पर्व जैसे आयोजन करके सुब्रत रॉय सहारा ने यह बताया कि वो देश प्रेम करते हैं और देश प्रेम के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। हर साल तमाम ऐसे प्रोग्राम होते थे जिसमें देश के लिए किस तरह से काम किया जाए और देश प्रेम और राष्ट्रीयता की बात कैसे की जाए, उसके आयोजन होते थे। यहाँ तक कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नमस्कार या गुड मॉर्निंग की जगह सहारा प्रणाम करने के लिए भी कहा जाता था, ताकि प्रणाम शब्द से भारतीयता की झलक निकले। और ये बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये बिजनेस का एक ऐसा तरीका था जिसमें लोगों को राष्ट्रीयता से जोड़ करके अपने पास, अपने करीब और विश्वास जीता जा सके, क्योंकि सहारा परिवार एक ऐसे बिजनेस में था में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज थी। ट्रस्ट इस बात का कि आप अपने पैसे उनके पास जमा करेंगे और फिर वो तय वक्त के बाद आपके पैसे वापस करेंगे। ये वो वक्त भी था जो तमाम एनबीएफसी कंपनियां, तमाम चिटफंड की कंपनियां, तमाम इन्वेस्टमेंट कराने वाली कंपनियां लोगों के पैसे लेकर के भाग रही थीं। कहा यह भी जा रहा था कि सुब्रत रॉय भी कभी फरार हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास किसी दूसरे देश की भी नागरिकता है। लेकिन ये कभी भी सच नहीं हुआ, क्योंकि सुब्रत रॉय और उनका परिवार हमेशा भारत में रहा और भारत में रहते हुए उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी। कानूनी लड़ाई लड़ने के दौरान सुब्रत रॉय की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब कोर्ट ने कहा कि अगर आपको जमानत चाहिए तो आपको एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा, और वो अमाउंट था 10,000 करोड़ रुपए का। और 10,000 करोड़ रुपए मिलने के बाद दुनिया की सबसे महंगी जमानत मिलने वाली थी सुब्रत रॉय सहारा को। और आखिर में सुब्रत रॉय सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा किए, तमाम संपत्तियों को बेच करके, ताकि उनको जमानत मिल सके, बाहर आकर के अपने वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और तमाम जो कानूनी लड़ाइयाँ हैं वो भी लड़ सकें, क्योंकि उनके दोनों बेटे बिजनेस को उस तरह संभाल नहीं पा रहे थे। उनके साथ के तमाम जो लोग थे वो उनसे कई मामलों में डिफरेंस रखते थे, इसलिए वो खुल करके भी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हालांकि कानूनी लड़ाइयाँ चल रही थी, बावजूद इसके जब सुब्रत रॉय सहारा बाहर आए उसके बाद भी उनके अच्छे दिन नहीं आए, उनके दिन नहीं बदले, उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। कहते ये भी हैं कि सुब्रत रॉय सहारा जब बाहर आए तो इस उम्मीद से थे कि तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम बड़े लोग जिनको मुश्किल वक्त में उन्होंने मदद की है और जो उनके इर्द गिर्द भटराते रहते थे, वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन किसी ने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार आई और राज्य में भी सरकार बदली, बावजूद इसके उनके दिन नहीं बदले, लगातार मुश्किलों से घिरते जा रहे थे। इस बीच उनके सहारा शहर, जो कि 360 एकड़ में फैला हुआ वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़्यादातर ज़मीन
कब्जा की हुई है उसमें भी तोड़फोड़ की गई। इसके साथ ही साथ तमाम वो बिजनेसेस बंद होने शुरू हो गए जो बड़े सपने के साथ सुब्रत रॉय सहारा ने शुरू किए थे। एक तरफ सुब्रत रॉय सहारा का साम्राज्य सिमटता जा रहा था, दूसरी तरफ उनकी सेहत भी उनका साथ नहीं दे रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब खबर आई कि उनको एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी जान बचनी मुश्किल है, और ये चर्चा लगातार तमाम हलकों में होने लगी, लोगों के बीच में होने लगी, सेलिब्रिटीज़ के लोगों में होने लगी, और सुब्रत रॉय सहारा सबके सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक 4-5 महीने के बाद सुब्रत रॉय सहारा ने सामने आकर सबको बताया कि उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बस वो शांति से रहना चाहते थे। लेकिन कहा यह भी जाता है कि उनको गंभीर बीमारी थी और उस दौरान उन्हें इलाज कराया। लेकिन जिस वक्त सुब्रत रॉय सहारा का निधन हुआ, यानी 14 नवंबर 2023 की रात को 10:30 बजे मुंबई के एक अस्पताल में, उस वक्त लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि सुब्रत रॉय सहारा चले जाएंगे। लेकिन इस खबर के अचानक आने के बाद पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में, सेलिब्रिटीज़ के बीच और राजनेताओं के बीच में चर्चा का विषय बन गया कि एक ऐसा आदमी जो कि सबके लिए मददगार था, इतनी ऊंचाई पर गया नीचे से शुरू करके, वो अचानक से चला गया, वो भी बेहद शांति से। कहा यह भी जाता है कि जब सुब्रत रॉय की मौत हुई उस वक्त उनके परिवार का कोई भी शख्स उनके पास मौजूद नहीं था। पत्नी, बच्चों समेत तमाम लोग विदेश में थे और अंतिम सांस लेते वक्त उनके परिवार का उनके करीब कोई भी मौजूद नहीं था। बहरहाल सुब्रत रॉय सहारा अब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन सुब्रत रॉय सहारा से जुड़ी हुई तमाम ऐसी कहानियां हैं जो वर्षों तक याद की जाएंगी। कुछ अच्छी कहानियां भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। अच्छी कहानियों में एक कहानी ये भी है कि सुब्रत रॉय सहारा ने 6000 एकड़ में मुंबई के पास एम्बी वैली में एक ऐसी जगह डेवलप की जो कि ड्रीमलैंड कहा जाता था। जिस वक्त सुब्रत रॉय सहारा के अच्छे दिन चल रहे थे, उस वक्त वहां पर उन्होंने तमाम ऐसी विलास बनाई जो सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस को उन्होंने गिफ्ट के तौर पर दी। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त ऐसा मौका था जब सहारा अपने ऊंचाई पर था और कहा जाता था कि सुब्रत रॉय के नज़दीक होने का मतलब है कि पैसों से, पावर से और तमाम चीज़ों से हमेशा मजबूत रहना। हालांकि साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी सीरीज बनाने की भी कोशिश की जिसमें सुब्रत रॉय की इमेज एक बिगड़ैल इंसान, बिगड़ैल बिजनेसमैन जो कि नेटवर्किंग के सहारे अपने बिजनेस को चलाता है, ये सब दिखाने की कोशिश के लिए एक सीरीज शुरू की गई जिसका नाम था बैड बॉयज। बेशक सहारा से जुड़े हुए तमाम विवाद हैं, अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सुब्रत रॉय सहारा ने समाज के लिए तमाम ऐसे काम किए जो वर्षों तक याद किए जाएंगे। लखनऊ में चाहे डेवलपमेंट का काम हो या फिर गोरखपुर सिटी को तमाम रूप से बदलने का काम हो, एम्बी वैली में एक ड्रीम वैली बनाने की बात हो या फिर क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने की बात हो, गरीबों की मदद के लिए तमाम संस्थाएं चला जाने की बात हो, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के 25 साल पूरे होने पर 25% सैलरी बढ़ाए जाने की बात हो, ऐसे तमाम किस्से हैं जो सुब्रत रॉय को तमाम बिजनेसमैन से एकदम अलग बनाते हैं। इस पर भी बहस हो सकती है कि आखिरकार जब इतने बड़े पैसों का उन्होंने फ्रॉड किया या फिर ऐसे निवेशकों को धोखा दिया तो वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन सच ये भी है कि उसके लिए सुब्रत रॉय एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और उसका फैसला, अंतिम फैसला आना बाकी था कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या थी। किसी राजनीति का शिकार हुए या फिर कानूनी दावपेच में भर गए या कोई चाल ऐसी उल्टी हो गई जिसके चलते सुब्रत रॉय निकल नहीं पाए। लेकिन सच ये है कि सुब्रत रॉय सहारा, जिनको सहारा श्री के नाम से जाना जाता था, न सिर्फ सहारा इंडिया के एम्प्लॉयज़ के लिए बल्कि देश के तमाम उन लोगों के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे जिन्होंने कभी सपने देखे थे सहारा में काम करने के, ग्रुप से जुड़ने के, या फिर उन लोगों से जिनका वास्ता सुब्रत रॉय सहारा से पड़ा है। तो सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा की ये थी दास्तान, एक कहानी ऐसी भी में। अगली बार फिर किसी शख्सियत, किसी खास बात और किसी हैरतअंगेज कहानी के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।